हाय, वेलकम टू डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। इस सेशन के अंदर हम पैरामीटर ट्यूनिंग की तरफ मूव हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं पैरामीटर्स एंड हाइपर पैरामीटर, इसके हवाले से सबसे पहले आपके पास एक ब्रीफली नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये अक्सर और फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू आस्क क्वेश्चन भी है कि एक्चुअली ये दोनों क्या हैं और किस तरह से वर्क करते हैं और साथ ही साथ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि जब तक हम पैरामीटर और हाइपर पैरामीटर नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम पैरामीटर ट्यूनिंग को नहीं समझ पाएंगे, जो कि हम प्रैक्टिकली भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पैरामीटर क्या है। तो स्लाइड पे बताया जा रहा है कि मॉडल पैरामीटर्स, जो भी आप मॉडल ट्रेन कर रहे हो उसमें जो पैरामीटर है, आर समथिंग दैट अ मॉडल लर्न्स ऑन इट्स ओन, यानी वो तमाम पैरामीटर्स जो मॉडल को ट्रेनिंग करते वक्त दिया गया है और वो खुद से उस चीज को लर्न कर रहा है। ठीक है ना, कि उसे क्या करना है इस चीज पे। फॉर एग्जाम्पल समझेंगे और भी बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप जब एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हो तो उसके अंदर जो वेट्स हैं, यानी या फिर उसका जो कोफिशिएंट है ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन लीनियर रिग्रेशन या फिर ANN, उसके अंदर जो ये पैरामीटर है ये सिंपल पैरामीटर होगा। क्यों? क्योंकि जब मॉडल आपका ट्रेन हो रहा होगा तो ये एट्स ओन अपने आप को क्या कर रहा होगा, लर्न कर रहा होगा। इसी तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन सपोर्ट वेक्टर मशीन, अगर मैं सपोर्ट वेक्टर की बात करूं मशीन लर्निंग से, तो उसके अंदर जब वेट या कोफिशिएंट है ये भी सिंपल उसका क्या होगा, पैरामीटर होगा। इसी तरह डिसीजन ट्री या रैंडम फॉरेस्ट के अंदर जितने नंबर्स ऑफ ट्रीज बना रहे होते हो उनकी स्प्लिटिंग, ठीक है ना, डेप्थ की मैं बात नहीं कर रहा हूं, स्प्लिटिंग की बात कर रहा हूं, वो स्प्लिटिंग पॉइंट्स भी हमारे क्या होंगे, मॉडल के सिंपल पैरामीटर होंगे। Whereas हाइपर पैरामीटर आर यूज्ड टू ऑप्टिमाइज द मॉडल परफॉर्मेंस, यानी आप अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हो, ठीक है, बेहतर से बेहतर करना चाह रहे हो, तो उस पैरामीटर्स, वो पैरामीटर जो मॉडल को ऑप्टिमाइज करने के लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं, उन पैरामीटर को मैं कह सकता हूं कि वो पैरामीटर सिंपल पैरामीटर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हाइपर पैरामीटर। एग्जाम्पल समझते हैं। कर्नल होते हैं, हम जब सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज करते हैं उसमें जो स्लैक है या कर्नल है वो हमारा क्या है, हाइपर पैरामीटर है। इसी तरह वैल्यू ऑफ के, यानी हम KNN जब करते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर भी हमने इस्तेमाल किया, वहां पर जो के की वैल्यू है वो क्या है, हमारा हाइपर पैरामीटर है। इसी तरह डिसीजन ट्री, जैसे मैंने ऊपर स्प्लिट की बात की, लेकिन जब इसकी डेप्थ की बात करूंगा कि कितने डेप्थ तक इसको लेकर जाना है, इसको हम कह सकते हैं कि हाइपर पैरामीटर है। डीप लर्निंग के अंदर मैं बात करता हूं तो हमारे पास जो एपक्स होते हैं, जब हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं तो वहां पर हम एपक्स बताते हैं, इसी तरह बैच साइज बताते हैं या ऑप्टिमाइजर बताते हैं। तो ये तमाम क्या है, हाइपर पैरामीटर है, क्योंकि इनके जरिए से आपका जो रिजल्ट है वो ऑप्टिमाइज होता रहेगा। ठीक है, होपफुली ये दोनों डेफिनेशन और डिफरेंस क्लियर होगा कि पैरामीटर सिंपल क्या होता है और हाइपर पैरामीटर क्या है। कुछ स्लाइड पे हमारे पास नेम्स हैं और बहुत बेहतर तरीके से वो बात समझ में आएगी। जैसे मैंने वेट का जिक्र किया जो हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर है, तो सिंपल आप लेफ्ट साइड के इमेज पे देख रहे हो कि हमारे पास वेटेड सम की वैल्यूज लिखी हुई हैं, जिसमें हमारे पास वेट की वैल्यू है, जबकि हाइपर पैरामीटर के अंदर टेस्ट साइज है, रैंडम स्टेट है, कर्नल है, फोल्ड्स, यानी जब हम के फोल्ड बना रहे होते हैं उसमें CV की जो क्वांटिटी है, जैसे हम 10 लेते हैं। इसी तरह लर्निंग रेट है, ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर। ये तमाम नेबर्स की क्वांटिटी है, ये तमाम हाइपर पैरामीटर है, क्योंकि जब हम इससे कम या ज्यादा कर रहे होते हैं तो हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस पे उसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है। ठीक है, और हम अपने रिजल्ट में अपने ऑप्टिमाइज रिजल्ट की तरफ मूव हो रहे होते हैं। तो अब हमें यह समझना है कि हम अपने उन पैरामीटर्स को जिसकी मदद से हम अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो उसकी ट्यूनिंग जो है हमारे क्या कहलाती है, पैरामीटर ट्यूनिंग कहलाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो नंबर ऑफ हाइपर पैरामीटर हैं आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जो इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर मुझे यह पता चल जाए कि उसमें ऑप्टिमल नंबर ऑफ एपक्स क्या होने चाहिए, ऑप्टिमल नंबर ऑफ वेटेज क्या होना चाहिए, या इसी तरह ऑप्टिमल नंबर ऑफ नेम ऑफ द ऑप्टिमाइजर क्या होना चाहिए, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे वो पता चल जाए ऑप्टिमल, तो मैं आसानी के साथ अपने ANN में उन्हीं नेम्स को यूज करके अपने मॉडल को ऑप्टिमाइज या एप्रोप्रिएट कर सकता हूं। तो होपफुली ये दोनों चीजें आपको क्लियर होंगी, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि एक्चुअली हम पैरामीटर ट्यूनिंग हाइपर पैरामीटर को लेकर किस तरह से करते हैं और किस तरह से हमें पता चलता है कि हमने जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ट्रेन किया जिसके बेस पर प्रोडक्शन इन टर्म ऑफ एक्यूरेसी आ रही है, इसमें एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ एपक्स या फिर बैच साइज क्या होने चाहिए। लेट्स सी। तो इस वक्त मैं क्लासिफिकेशन ANN पे मौजूद है, जहां पर हमने ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बाइनरी आउटकम पर काम किया था, और लास्ट टाइम तक हमने ना सिर्फ ड्रॉप आउट रेशो देखा कि ड्रॉप आउट क्या है और किस तरह से हम न्यूरल नेटवर्क में ऐड करते हैं, फिर साथ ही साथ उससे पहले हमने ये भी देखा था कि हम किस तरह से अपने एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए के फोल्ड
का इस्तेमाल करते हैं और उसके बेस पर हम अपनी मीन या फिर स्टैंडर्ड डेरिवेशन यानी वेरिएंस के जरिए से देख सकते हैं कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी मजीद कैसे इनहेंस हो सकती है और कितने आगे जा सकती है। अब हम बात करते हैं पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए। तो यहाँ पर सेपरेट चंक मौजूद है। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड चीज है जिसकी मुझे जरूरत रहेगी इसमें भी, तो मैंने डायरेक्टली इस कोड को यहां से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। तो इसके अंदर हमें पता है कि क्लासिफायर मौजूद है, क्रॉस वैलिडेशन मौजूद है, डेंस लेयर है, सिक्वेंशियल लेयर है, इनपुट लेयर, आउटपुट, ये तमाम चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर नहीं किया प्रीवियस सेशन देखो, वहां पर तमाम चीजें मैंने स्क्रैच से तमाम चीजें बताई हुई हैं। अब मुझे क्या करना है, यहां पर क्लासिफायर के अंदर बताना है कि एक्चुअली मेरे पैरामीटर्स के क्या क्या साइज तुम रखना चाहते हो और उसमें से मालूम करना चाहते हो कि आपके पास ऑप्टिमल इनमें से कौन सा है। ठीक है, लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं फंक्शन से बाहर आता हूं और मैंने क्लासिफायर को कॉल किया। ठीक है, और इसमें मैं बताता हूं क्रॉस क्लासिफायर जो कि मैंने इंपोर्ट करवाया हुआ है, उसे मैंने कॉल किया। और कॉल करने के बाद हम यहां पर बिल्ड अंडरस्कोर FN, ठीक है, इक्वल टू बिल्ड क्लासिफायर। ऑलमोस्ट ये वही चीजें हैं, तो मुझे यहीं से कॉपी कर लेने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज वही है जो प्रीवियस सेशन पे किया, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो अब ये जो साइज है हमारे पास, कि यकीनी तौर पर मुझे क्या करना है, मालूम करना है ना, तो ये मैं यहां पर बताऊंगा नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्रॉस क्लासिफिकेशन पे अपने फंक्शन के नेम को कॉल कर लिया कि एक्चुअली जो क्रॉस के जरिए से इनपुट या हिडन या आउटपुट लेयर बन रहे हैं और ऑप्टिमाइजर उसमें यूज हो रहा है, वो क्या क्या है, वो तमाम चीजें मैंने यहां पर लिख दी। अब यहां पर बात होती है कि यहां पर ऑप्टिमाइजर का नाम लिखा हुआ है, लेकिन मुझे ऑप्टिमाइजर भी क्या चाहिए, ऑप्टिमल चाहिए। लिहाजा इसके लिए मैं इसी नाम को यहां पर कॉपी करूंगा और यहां पेस्ट कर दूंगा। लॉस फंक्शन के लिए हमें कैटेगोरिकल या बाइनरी जिसकी भी जरूरत है आप यहां पर लिखेंगे और उसके बाद जो एक्यूरेसी है आप उसी फॉर्म पर लिख देंगे। ओके, उसके बाद अब बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो भी काम किया है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल वही है जो हम के फोल्ड के अंदर करते हुए आ रहे थे कि एक्चुअली हम किस तरह से एक सेपरेट फंक्शन के अंदर अपने तमाम इनपुट हिडन लेयर को लेकर आएंगे और वहां पर हम कंपाइल करते वक्त हमने ऑप्टिमाइजर का नाम बताना होता है। हमने नहीं बताया, क्यों? क्योंकि मुझे ऑप्टिमाइजर चाहिए कि मैं ऑप्टिमल नंबर मालूम करूं और इसी तरह मुझे बैच साइज और एपक चाहिए। लिहाजा इसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा पैरामीटर्स, और इस पैरामीटर्स के अंदर हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे की वैल्यू बेस। ठीक है, आप इसे डिक्शनरी कह सकते हैं। तो बैच अंडरस्कोर साइज। ठीक है, तो अब मुझे यहां पर क्या चाहिए, बैच साइज चाहिए जो आप बताना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जो हमारे ओरिजिनली बैच साइज था जिसके जरिए से हमने मशीन को ट्रेन किया था उसमें 100 है। इसी तरह मैंने सेकंड कहा 150। तो ये 100 या 150 किस तरह से आ रहे हैं, ये प्रैक्टिस से आ रही है कि आप मल्टीपल टाइम अपने मशीन को ट्रेन करते हैं या आपकी एक प्रेडिक्शन होती है कि इस बैच साइज पर भी ट्रेन करो और इस पर भी करो और इसके जरिए से देखो कि इसमें से ऑप्टिमल रिजल्ट किसका आ रहा है। तो यही वजह है कि प्रैक्टिस पर डिपेंड है। आप डिफरेंट नंबर्स ऑफ बैचेस साइज यहां पे लिख सकते हैं जो आप समझते हैं कि इन फ्यूचर अप्रोप्रिएट रिजल्ट हमें दे सकता है। बिल्कुल इसी तरह से कॉमा प्रेस करूंगा और उसके बाद नंबर ऑफ एपक्स मुझे बताने होंगे। तो इसके लिए मैंने सिंगल कोटेशन पे लिखा एपक्स, और एपक्स की क्वांटिटी पे हमारे पास जो हमने फर्स्ट टाइम ट्रेन किया था तो वो 100 से किया था, और सेकंड में कहता हूं कि 200 पे भी इसको टेस्ट करो या इसी तरह 300 पे करो, 400 पे करो, 100 से लेकर 500 तक के दरमियान करो और देखो कि इसमें से अप्रोप्रिएट कौन सा है। तो आप यहां लिख सकते हैं। मैं इसलिए कम लिख रहा हूं ताकि ना सिर्फ जल्दी वो काम हो जाए बल्कि हमारा मॉडल ऑलरेडी ही ज्यादा बेहतर तरीके से वर्क कर रहा है, तो मुझे साइज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑल्दो जब आप एक कॉम्प्लेक्स डेटा पर काम करते हैं तो वहां पर रेंज को वेरी करके जरूर देखिएगा ताकि जो भी वेरिएशन या फिर अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिल रहा है तो उसके हवाले से आप बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस क्वांटिटी बेस पर एपक बैच साइज हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगा। कॉमा प्रेस करूंगा। उसके बाद मुझे जरूरत है ऑप्टिमाइजर की। तो ऑप्टिमाइजर पर जो हम नेम प्रेडिक्ट कर रहे हैं अपने डेटा के रिस्पेक्ट से, तो हमारे पास सबसे पहला है एडम जो कि हम यूज करते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट ऑप्टिमाइजर होते हैं। नेक्स्ट सेशन पर उसके हवाले से भी बताऊंगा ये सारे क्या ऑप्टिमाइजर है, उनकी वर्किंग किस तरह से होती है। तो सेकंड ऑप्टिमाइजर है हमारे पास RMS प्रॉप, और इन्हीं दोनों को यूज कर रहा हूं मैं, और उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह पैरामीटर्स के अंदर वो 3 हाइपर पैरामीटर मैंने बता दिए हैं जो कि मुझे इस वक्त मेरे कंफ्यूजन पर मौजूद है, और मैं चाहता हूं कि हमारी मशीन प्रेडिक्ट करके बताए पैरामीटर्स पे कि इनमें से ऑप्टिमल नंबर ऑफ बैच साइज क्या होंगे, एपक क्या होंगे और ऑप्टिमाइजर क्या होगा जिसके जरिए से मैं बेहतर एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकता हूं। इसके बाद बारी आती है कि एक्चुअली ये काम करेगा कौन।
यानी आपको ये बेहतर जो एक्यूरेसी है वो दिलाएगा कौन, ये किसके जरिए होगा, तो ये जिसके जरिए होगा उसको हम कहते हैं ग्रिड सर्च। ग्रिड सर्च के हवाले से जब मशीन लर्निंग हम पर काम कर रहे थे तो वहां पर मैंने तफसीलन इसके बारे में जिक्र किया, लेकिन ब्रीफली थोड़ा सा बताते चलूं कि जो ग्रिड सर्च है वो एक अप्रोच है। विच टाइप ऑफ अप्रोच? ग्रिड सर्च इन एन अप्रोच टू हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, जो कि पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। दैट विल मेथोडोलिकली बिल्ड एंड इवेल्युएट अ मॉडल फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिथम पैरामीटर स्पेसिफाइड इन अ ग्रिड। यानी हर एक मॉडल को क्या करता है, वो कॉम्बिनेशन बनाता है और कॉम्बिनेशन बनाने के बाद उस एल्गोरिथम के पैरामीटर को यूज करते हुए एक ग्रिड के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करता जाता है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा कि डिफरेंट ग्रिड्स बनेंगे, उसमें जो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा वो ग्रिड आप यूजर को फैसिलिटेट करेगा, दिखाया जाएगा। ठीक है, तफसील के लिए वो वीडियो देखें तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी, जिस पर मैंने ब्रीफली बताया हुआ है कि एक्चुअली वो क्या है और ग्रिड सर्च और किस तरह से वर्क करता है। ओके, बैक टू वर्क। तो अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूं ग्रिड सर्च के लिए। ठीक है, लिहाजा इसके लिए मुझे ग्रिड सर्च को इंपोर्ट भी करना होगा, तो इसके लिए हम एक लाइन लिखते हैं, import not import from sklearn dot model underscore selection import grid search cv। ओके, तो इंपोर्ट करने के बाद मैंने वेरिएबल बनाया और वेरिएबल के अंदर हम उसी ग्रिड सर्च cv को कॉल करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इसके डिफरेंट पैरामीटर बताएंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा एस्टिमेटर। एस्टिमेटर के अंदर हमारा वो क्लासिफायर आ जाएगा जिसके ज़रिए से आप काम करवा रहे हैं ओवरऑल। उसके बाद है हमारा पैरम्स अंडरस्कोर ग्रिड, इसमें आप वो पैरामीटर कॉल करोगे जो कि तुमने बताया हुआ है। तो ये हमारा वो वेरिएबल है, मैं इसे कॉल करता हूँ, डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास स्कोरिंग है और स्कोरिंग के अंदर हमारी एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि हम एक्यूरेसी कॉल करते हैं कि जितने एपक्स चल रहे हैं उसमें हमारी क्या एक्यूरेसी है। एंड फाइनली हमारे पास सीवी है जो कि हम 10 फोल्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब आप एक्यूरेसी फाइंड कर रहे हो तो हम बेहतर अप्रोप्रिएट मैनर, ये ग्रिड सर्च इसको यूज़ भी करता है कि एक्चुअली सबसे पहले डेटा आपका 10 फोल्ड पे डिवाइड हो और उसके बाद वो हर एक बैच पर कंप्लीटली पैरामीटर को लगाता रहे और उसके बाद वो प्रेडिक्ट करके बताए कि किस बेस पर हमें फाइनल एक्यूरेसी मिल रही है और उन तमाम एक्यूरेसीज में यानी 10 फोल्ड्स में से सबसे बेहतर कौन सी है और किस चीज़ को इस्तेमाल किया जाए तो हमारी बेहतर एक्यूरेसी आ सकती है। देन फाइनली अब हम ग्रिड सर्च पर फिट मेथड अप्लाई करेंगे, तो मैं कॉपी करता हूँ और उसके बाद मैंने ग्रिड सर्च डॉट फिट कॉल किया और इसके अंदर हम एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के डेटा को कॉल करेंगे और उसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे बेस्ट पैरामीटर्स। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, बेस्ट पैरामीटर की क्वांटिटी मिलेगी कि एक्चुअली कौन कौन से वो बैच साइज, एपक साइज या ऑप्टिमाइजर हैं जो आपके लिए इस प्रॉब्लम से बेस्ट होंगे। तो इसके लिए मैंने ग्रिड सर्च लिखा डॉट बेस्ट अंडरस्कोर पैरम्स अंडरस्कोर, दैट इज अ मेथड ऑफ फंक्शन इन ग्रिड सर्च। और उसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे बेस्ट एक्यूरेसी की, ग्रिड अंडरस्कोर सर्च डॉट बेस्ट अंडरस्कोर स्कोर अंडरस्कोर एंड दैट्स इट। तो ये कंप्लीट वो चंक था जिसके जरिए से हम ग्रिड सर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रिड सर्च क्या कर रहा है, हमें पैरामीटर ट्यून करके देगा और ना सिर्फ वो पैरामीटर ट्यून करेगा क्योंकि हम ग्रिड सर्च सीवी को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हमारे पास डेटा 10 फोल्ड पे डिवाइड होगा और उसके बाद जो उसकी बेस्ट एक्यूरेसी और बेस्ट पैरामीटर बनेंगे वो यहाँ पर हमें रिटर्न हो जाएंगे। ओके, तो काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा चंक कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमें क्या करने की ज़रूरत है, सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में अपने फाइल को कॉल करेंगे। मैंने फाइल को कॉल करने के बाद इसे प्रिंट करवाया और हमारी विजुअलाइजेशन बिल्कुल वैसे ही है। उसके बाद आपको पता है जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में 32 एट्रीब्यूट को डिलीट किया था जिसकी वजह क्या थी कि वो नॉट अ नंबर थी, उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं थी, हमने उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डेटा को डिवाइड कर दिया जिस तरह क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी मौजूद थी, बिल्कुल वही किया। उसके बाद हमें इस कोड को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ANN के लिए सेपरेटली बनाया गया था। हमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट की ज़रूरत थी हमने उसको सिर्फ किया और हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग में अपने डेटा को डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बाद हम नीचे आएंगे, के फोल्ड ये रहा हमारा और उसके बाद ये चंक है जो कि अभी हमने लिखा है। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट्स सी।
और आप देख रहे हैं कि इसकी तमाम एपक्स स्टार्ट हो जाने चाहिए, लेकिन इस वक्त नहीं हो रहा है, और उसकी वजह ये है कि ऑप्टिमाइजर इट्स नॉट अ लीगल पैरामीटर। ओके, लेट्स सी। ओके, थोड़ी सी चेंजेस की हैं। चेंजेस क्या की हैं वो मैं बताता चलूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने ऑप्टिमाइजर की स्पेलिंग सही की, और साथ ही साथ ये जो ऑप्टिमाइजर डिफ़ॉल्ट था यहाँ पर हमें एडम को कॉल करना होता है। यही वजह है कि मैंने अपने बिल्ड क्लासिफायर पर एडम को एज अ पैरामीटर कॉल कर लिया, और ये कंप्लीट वर्क अपने तमाम एपक्स के बेस पर करेगा जो कि इन प्रोसेस आपको दिख रहा है, और बाकी तमाम चीज़ें हमारी बिल्कुल वैसे ही हैं, और ये 10 फोल्ड पे कन्वर्ट होगा, और एट लास्ट हमें बेस्ट पैरामीटर एंड बेस्ट एक्यूरेसी दिखेगी। लेकिन ये काम इतना आसान इन मानों में नहीं है कि ये कुछ टाइम लेगा, ठीक है। 10 मिनट भी ले सकता है, 15 मिनट भी ले सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी मशीन किस पर चल रही है। वाज़ेह रहे कि जब भी आप इस कोड को चलाएंगे तो आपकी मशीन जो है वो कोशिश करें कि आप उसको टेंसरफ्लो प्रोसेसिंग यूनिट पे चलाएं, यानी टीपीयू पे चलाएं, ताकि वो प्रोसेसिंग फास्टली कर सके। मैं वो आपको ऑप्शन शो करता हूँ। तो इसके लिए आप रन टाइम पर आएंगे, और ये लिखा हुआ है चेंज रन टाइम टाइप, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टीपीयू है, और इसी तरह से जीपीयू भी मौजूद है। ऑल्दो जब हम आगे जाएंगे तो इमेजेस पर जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी तो वहाँ पर हम ग्राफिकल प्रोसेसिंग को लेंगे। तो इस वक्त मैंने टीपीयू लिया हुआ है, और उसकी बेस पर आप चलाएंगे मशीन को तो ये फास्टली रन करेगा। लेकिन एट लास्ट मैं आपको वो रिजल्ट दिखा देता हूँ जो सेपरेट मैंने एक मशीन पर चलाई हुई है, उनके तमाम एपक्स कंप्लीट होकर हमें क्या आउटपुट दिख रहा है सेम कोड पर, सेम लॉजिक पर, वो मैं आपको शो करता हूँ। तो ये वो स्नैप है जो कि मैंने दूसरी मशीन पर सेम कोड को चलाया हुआ है, जिसमें एक कुछ वक्त दरकार होता है। यही वजह है कि मैंने वहाँ पर चलाकर वो चीज़ ले ली ताकि सेपरेटली मैं आसानी के साथ आपको ये चीज़ दिखा सकूँ। तो यहाँ पर क्वांटिटी एपक्स की भी आप देख रहे हैं 100, 150 है, 100 एंड 200 एपक्स हैं। बैच साइज हमने 100 और 150 लिया हुआ था, जबकि जो ऑप्टिमाइजर थे एडम और आरएमएस प्रॉप लिया हुआ था। तो जैसे ही मैंने बेस्ट पैरामीटर को एपक्स कंप्लीट होने के बाद प्रिंट करवाया, तो आप देख रहे हो कि जो बेस्ट बैच साइज है इस प्रॉब्लम के लिए वो क्या है, 100 है। एपक्स की क्वांटिटी कहा जा रहा है कि भाई आप अगर एपक्स 200 रखेंगे तो आप बेहतर एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट हासिल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू 100, और ऑप्टिमाइजर आपके लिए एडम ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। आपके लिए जो अप्रोप्रिएट ऑप्टिमाइजर है वो आरएमएस प्रॉप है, जिसकी बेस पर जो 10 फोल्ड बने ग्रिड में, उसमें से बेस्ट एक्यूरेसी हमारी क्या आ रही है, 98.24। तो अगर मैं 98.24 को कंपेयर करूं अपने उस एक्यूरेसी से जो हमारे 10 फोल्ड के फोल्ड वैलिडेशन के अंदर आ रही थी, तो यहां पर आप देख रहे हो कि 98.23 है और वहां पर 98.24 है। तो लिटिल बिट चेंज हुआ, लेकिन अगर माइनर सी भी चेंजेस आई हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपने एल्गोरिथम पे कोई ना कोई एक्यूरेसी फाइंड कर ली है जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। जरूरी नहीं है कि जब भी आप ग्रिड सर्च के मेथड को यूज कर रहे हो तो आपके पास इसी तरह के डेटा सेट हो जिस तरह के मैं अपनी मशीन पर यूज कर रहा हूं। आप जो भी डेटा सेट यूज करेंगे तो यकीनी तौर पे उनकी वेरिएशन जो है वो चेंज होंगी, और वहां पर हमें डिसीजन लेना होता है कि हम ड्रॉप आउट के जरिए से अपनी एक्यूरेसी बेहतर कर सकते हैं, रेगुलराइजेशन यानी पैरामीटर ट्यूनिंग, या फिर ग्रिड सर्च के जरिए से, या फिर ओनली 10 फोल्ड पर कन्वर्ट करने के बाद हमें बेहतर एक्यूरेसी मिल रही है। तो इसके साथ ही हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने एएनएन के अंदर देखा कि एक्चुअली बाइस वेरिएंस क्या चीज़ है। फिर हमने रेगुलराइजेशन को डिस्कस किया, ड्रॉप आउट देखा, ड्रॉप आउट देखने के बाद हमने के फोल्ड वैलिडेशन देखी और उसके अंदर देखा कि हमारी एक्यूरेसी का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। फिर एट लास्ट हम अपने पैरामीटर ट्यूनिंग पर आए और हमने ग्रिड सर्च को यूज करते हुए देखा कि किस तरह से हम ऑप्टिमल नंबर ऑफ हाइपर पैरामीटर मालूम करने के बाद ये बता सकते हैं कि इस प्रॉब्लम पर हमारे एपक्स या बैच साइज या फिर ऑप्टिमाइजर क्या होना चाहिए जिसके बेस पर हमारी मशीन बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है।